हेलो गाइस, आई एम एस के सिंह और मैं अपने चैनल इंग्लिश बाय एस के सिंह में आज आपके लिए फिगर ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट लाया हूं विद हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ इसलिए ताकि हिंदी में याद की हुई चीज़ों को भूलने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए मैं इस फिगर ऑफ स्पीच को इंग्लिश के साथ हिंदी एक्सप्लेनेशन में भी आपको बताऊंगा ताकि आपको इसे समझने में आसानी रहे, ताकि जब एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से समझ सकें और सही ऑप्शन को लगा सकें। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना फिगर ऑफ स्पीच। तो आज का पहला फिगर ऑफ स्पीच है अलिटरेशन। अलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच को हम हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं और इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है अलिटरेशन इज अ रेपिटेशंस ऑफ बिगिनिंग साउंड। अनुप्रास अलंकार में ये होता है कि इसमें ध्वनियों की पुनरावृत्ति होती है। इसमें ध्वनियों की पुनरावृत्ति होती है। अगर ध्वनियों की पुनरावृत्ति हो रही है तो आज समझ जाइए कि वो अनुप्रास अलंकार है। तो इसको आप बाई ट्रिक समझ लीजिए, बस इतना ही इसमें आप अपना बना लीजिए कि क्या होता है, इसमें ध्वनियों की पुनरावृत्ति होती है। आप बस केवल अपने दिमाग में ये ट्रिक बैठा लेंगे कि आपके लिए ये ट्रिक का काम करेगा। क्या है आपकी ट्रिक यहाँ पर? ध्वनियों की पुनरावृत्ति। ध्वनियों की पुनरावृत्ति यानी ध्वनियों की अगर पुनरावृत्ति हो रही, रिपीट हो रहे हैं तो समझ जाइए वो क्या है, अनुप्रास अलंकार है। आते हैं इसको बाय एग्जाम्पल समझते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल मेरा क्या है, देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारा सैली सेल्स सी सेल्स। तो देखिए यहाँ पर जो एस वर्ड है हमारा ये कई बार रिपीट हुआ है। सैली में भी आया है, सेल्स में भी आया है, सी में भी आया है और सेल्स में आया है। तो यहाँ पर एस वर्ड की रिपीटेशन कई बार हुई है। तो अगर ये एग्ज़ाम में आया होता ये और पूछते ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है तो आप क्या देते? अलिटरेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वॉल्टर वॉन्डर्ड वेयर वेन ही वॉज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डब्लू जो वर्ड है तो यहाँ वो कई बार रिपीट हुआ है। डब्लू वर्ड की ध्वनि कई बार आ रही है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, अलिटरेशन अलंकार है हमारा। अलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच है यानी कि अनुप्रास अलंकार है। आते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में देखिए निक निक नीडेड नोटबुक। निक नीडेड नोटबुक्स। तो यहाँ पे देखिए एन वर्ड की कई बार रिपीट हुए हैं, पुनरावृत्ति हुई है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, अलिटरेशन है। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए फ्रेड फ्रेड फ्राइड फ्रॉक्स। तो यहाँ देखिए एफ की जो है हमारी कई बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, अलिटरेशन है। नेक्स्ट में देखते हैं ब्लू बेबी, ठीक है, ब्लू बेबी नोट बोनेट्स। तो यहाँ पे भी देखिए ब्लू बेबी बोनट। तो यहाँ पे भी देखिए बोनट्स में भी बी है, बेबी में भी बी है और ब्लू में भी है। तो यहाँ बी वर्ड की कई बार रिपीटेशन हुई है। तो यहाँ पे भी क्या है, अलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच है। तो इसको आपने क्या ट्रिक बना लिया है कि ध्वनियों की पुनरावृत्ति हो। आप जब दोबारा इसको रिवाइज करेंगे तो बस इतना समझ लेंगे क्या होगा, ध्वनियों की पुनरावृत्ति है तो ये हमारा अलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच है। इतने से आपका ये काम हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे। नेक्स्ट हमारी फिगर ऑफ स्पीच है एंटी क्लाइमैक्स। देखिए एंटी क्लाइमैक्स क्या होता है, इसको बोलते हैं अवनति। इसमें क्या पाई जाती है, अवनति। तो इसको बोलेंगे अवनति अलंकार। इसमें कोई चीज़ देखते हैं एग्जाम इसकी डिफिनेशन। एंटी क्लाइमैक्स रिफरेंस टू अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच स्टेटमेंट्स ग्रेजुअली डिसेंड in orders of the importance. Unlike climax, anticlimax is the arrangement of a series of words, phrases, or clauses in order of decreasing importance.
मतलब कि इसमें क्या बताया गया है, इसमें जो एंटी क्लाइमेक्स होता है, इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच को बताया जाता है, उसमें क्या होता है, उसके जो स्टेटमेंट होते हैं और उसमें जो कोई महत्व बताया जाता है, उसके महत्व क्या होता है, धीमे धीमे उतरते हुए क्रम में रखा जाता है। समझ गए हैं। इसमें क्या होता है, उसके जो इम्पोर्टेंस होते हैं, जो स्टेटमेंट के जो इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाता है, उसको क्या होता है, धीमे धीमे उतरते हुए क्रम में रखा जाता है। चरमोत्कर्ष के विपरीत, चरमोत्कर्ष के विपरीत एंटी क्लाइमेक्स में जो इम्पोर्टेंस होता है, उनको घटते हुए क्रम में शब्दखंडों को एक श्रृंखला बना दी जाती है। समझ गए होंगे। मतलब कि किसी की अगर इम्पोर्टेंस, किसी में कोई स्टेटमेंट बनाया गया है और उसकी कई सारी इम्पोर्टेंस की बताई गई हैं, तो बड़ा इम्पोर्टेंस पहले, फिर उससे जो कम इम्पोर्टेंट होगा, फिर उससे ज़्यादा जो कम होगा, तो एक जो है डिसेंडिंग यानी घटते हुए क्रम में उसके स्टेटमेंट्स को जो इम्पोर्टेंस होगा, उसके महत्व को घटते हुए क्रम में रखा जाएगा। आप बस इतना समझ लीजिए। तो इसका आप क्या समझेंगे, तो इसकी आप ट्रिक बना लेंगे। क्या होगा, उसके महत्व को किस तरह रखा जाएगा, घटते हुए क्रम में रखे जाएंगे। किसी के महत्व को घटते हुए क्रम में रखा जाएगा, बस इतना रख लीजिए। महत्व को घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में रखा जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, सी इज़ आ ग्रेट राइटर, सी इज़ अ ग्रेट राइटर, पहला इंपॉर्टेंस उसका क्या है, सी इज़ अ ग्रेट राइटर। एंड सेकेंड क्या है, एंड अ गुड लिखा है हाइमोनिस्ट, तो वो क्या है, एक महान राइटर है, पहले ये रखा गया, पहली क्वालिटी उसको क्या रखा गया है, ग्रेट राइटर। और सेकेंड क्या है, अ गुड हाइमोरिस्ट मिस होता है कि हास्य, और वो एक अच्छा हास्य है, ठीक है ना, एक अच्छा हास्य कलाकार है। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें बताया है, जो ग्रेट वाली चीज़ें पहले रखी गई है और जो गुड वाली चीज़ें हैं वो बाद में रखी गई हैं। देखिए एक क्वालिटी, बड़ी क्वालिटी पहले, छोटी क्वालिटी बाद में। नेक्स्ट देखते हैं, सी लॉस्ट हिज फैमिली, उसने क्या खो दिया, अपनी फैमिली खो दी, हिज कार, अपनी कार खो दिया, एंड हिज सेल फोन, और अपना सेल फोन खो दिया। तो देखिए जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है उनको देखिए पहले रखा है। पहले क्या रखा, फैमिली, फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रखा, और फैमिली के बाद क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कार है। तो देखिए फैमिली सबसे नंबर 1 पे है, तो पहले फैमिली, और फिर उससे कम इंपॉर्टेंस क्या है, कार, और कार से भी क्या था, कम इंपॉर्टेंस क्या थी यहाँ पर, इसका सेल फोन था। तो देखिए उसकी जो इम्पोर्टेंस वाली चीज़ें थी वो बिल्कुल घटते हुए क्रम में रखा गया है। तो एंटी क्लाइमेक्स में आप क्या याद रखेंगे, इतना बस केवल आप लोग लर्न करेंगे इसमें कि इनकी जो क्वालिटी होगी उसको किस रखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, घटते हुए क्रम में रखेंगे। इसीलिए बस याद करने वाली चीज़ें इसमें क्या है, समझने वाली, बस हिंदी मैंने आपको बता दिया है। कोई भी महत्व होगा, कोई भी जो स्टेटमेंट होंगे, उस स्टेटमेंट में जिनकी बात की गई है, जिनके बारे में बताया गया, उनके जो बताया गया है उनको किस ऑर्डर में रखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। बस इतना है आपका। अब आ जाते हैं इस पे, अपने नेक्स्ट पे, नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड है हमारा अनैफर। अनैफर फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं। तो अनैफर में क्या होता है, अनैफर इज अ टेक्निक्स वेयर सेवरल फ्रेजेस और वर्सेस बिगिंस विद द सेम वर्ड। तो इसमें क्या होगा, देखिए अनैफर एक ऐसी तकनीकी है, इसको हिंदी में समझते हैं इसकी डिफिनेशन को। अनैफर एक ऐसी तकनीकी है जहाँ कई वाक्यांश या छंद के एक ही शब्दों से शुरू होते हैं, जहाँ वाक्यांश क्या होता है, एक ही शब्दों से शुरू होते हैं, ये याद रखिएगा। तो आप इसकी ट्रिक में क्या रखेंगे, इसकी ट्रिक में आप सिर्फ ये याद रखेंगे कि इसमें जो भी वाक्यांश होता है वो एक ही शब्द से शुरू होता है। ट्रिक मैंने इसकी क्या बनाई, वाक्यांश एक ही शब्द से शुरू होता है, वाक्यांश एक ही शब्द से शुरू होता है। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल को, किस तरह इसके वाक्यांश एक ही शब्द से शुरू होते हैं। जैसे कि मैंने इसका पहला एग्जाम्पल ले लिया है, लिखा आई केम, आई सा, आई कनक्योर्ड, ठीक है, आई केम, आई सा, आई कनक्योर्ड,
मैं आया, मैंने देखा और मैं जीत गया। तो इसमें देखिए आई वर्ड देखिए बार बार रिपीट हुआ है। इसमें आई के में भी आई है, आयशा में भी आई है। तो देखिए आई वर्ड क्या है, कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो उसी शब्द से शुरू होता है। आई से ही हर चीज़ शुरू हुआ है। नेक्स्ट में देखिए मेड वर्ड। ठीक है, मेड वर्ड, मेड किंग एंड मेड कंपोजिशन है। ये क्या है, कंपोजिशन है गाइज। ये थोड़ा सा मिटल गया है, हाँ इस तरह से। तो ये क्या लिखा हुआ है, कंपोजिशन है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, वी लव्ड। ठीक है आ गए हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी लव्ड, वी लव्ड, वी लाफ्ड, वी लव्ड, वी सैंग। तो देखिए यहाँ पर वी वर्ड बार बार रिपीट हुआ है। यहाँ पर वी वर्ड बार बार रिपीट हुआ है आपके लिए। ये देखिए इसमें भी वी आया है, इसमें भी वी आया है और इसमें भी आया है। तो वी की रिपीट हुआ है। इसके पहले वाले में क्या था, मेड, इसमें भी आया है, मेड इसमें आया है, मेड। तो मेड वर्ड इसमें आई वर्ड बार बार रिपीट हुआ है। इस तरह आते हैं फोर्थ एग्जाम्पल में अपने, विद मैलिज टू वर्ड्स नन, और विद चैरिटीज फॉर ऑल, विद द फॉर्मनेस, विद द फर्मनेस। तो देखिए इसमें विथ वर्ड बार बार रिपीट हुआ है, विथ, फिर ये देखिए विथ, और फिर ये देखिए विथ। तो विथ बार बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, वी सेल नॉट, वी सेल नॉट फ्लैग और फेल, वी सेल गिव, हाँ वी सेल गिव टू सी एंड, तो यहाँ पे देखते हैं ये भी वी से है और नेक्स्ट वाला भी सेंटेंस किससे स्टार्ट है, वी से। इसमें वाक्यांश या जो शब्द खंड होते हैं वो हमारे किससे स्टार्ट होते हैं, हमारे एक ही शब्द से बार बार शुरू होते हैं। तो ये याद रखिएगा। इस तरह का अगर कोई भी अगर ऑप्शन आपको मिलता है सेंटेंस, और आपसे पूछेंगे फाइंड आउट करिए इसमें फिगर ऑफ स्पीच, तो आप उसमें अपना आंसर लगा देंगे क्योंकि वो क्या है, वो है अनएफर। तो आपका अनएफर फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर। तो नेक्स्ट हमारी फिगर ऑफ स्पीच है अजंक्शन। तो देखिए अजंक्शन जो फिगर ऑफ स्पीच है ये हमारी, तो अजंक्शंस का मीन्स क्या होता है, सहयोजन। तो सहयोजन देख लेते हैं इसकी डिफिनेशन। अजंक्शंस इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड, फ्रेज और क्लॉज इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग और द एंड ऑफ अ सेंटेंस। मतलब कि इसमें जो सेंटेंस के जो फ्रेज होते हैं, जो वर्ड होते हैं, चाहे आप उसको पहले रखें या बाद में रखें, चाहे उसको पहले रखें या बाद में रखें सेंटेंस के। तो अगर ऐसा उसमें हो सकता है पॉसिबली, तो उसको हम क्या रखें, उसको क्या बोलेंगे, अजंक्शंस फिगर ऑफ स्पीच। आते हैं इसके एग्जाम्पल को देखते हैं तो ये बात क्लियर हो जाएगी। देखिए फेट्स फिजिकल ब्यूटी विथ डिसीज़ और एज। कह रहे हैं फेड्स फिजिकल ब्यूटी, जो हमारी शारीरिक सौंदर्यता है वो क्या होती है, फेड मीन्स ढल जाती है। कब, विद डिसीज़, बीमारियों से या फिर उम्र से, ज़्यादा उम्र हो जाती है या फिर बीमारी आ जाती है तो हमारी फिजिकल ब्यूटी क्या हो जाती है, फेड्स हो जाती है, यानी कि वो ढल जाती है, ख़राब हो जाती है। देखिए ये बात में हम इस जो ये था हमारा फिजिकल ब्यूटी, और ये हमने कहाँ रखा था, लास्ट में। अब की बार क्या रखते हैं, देखिए इसको हम आगे भी रख सकते हैं। कैसे लिखा है, ईदर्स विद डिसीज़ और एज फिजिकल ब्यूटी फेड्स। तो यहाँ फिजिकल ब्यूटी को मैंने क्या रखा है, लास्ट में रखा है। तो देखिए इस तरह के सेंटेंस में क्या रखा हमने, वर्ड बने होते हैं, जो फ्रेजेस बने होते हैं, उनको चाहे हम स्टार्टिंग में रखें और चाहे उसको लास्ट में रखें। ये देखिए ये लिखा है एज एंड, ठीक है, ये लिखा है आपका फिजिकल ब्यूटी फैट्स। तो फिजिकल ब्यूटी फैट्स है, इसको हटा दीजिए। फिजिकल ब्यूटी फैट्स वहाँ कहाँ था, स्टार्टिंग में, और यहाँ कहाँ है, लास्ट में है। तो देखिए इसी सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, अजंक्शंस, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सहयोजन। याद रहेगा आपको अच्छे से। तो देखिए हाई द बर्ड फ्लू, हाई द बर्ड फ्लू, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस हाई को लास्ट में भी लगा दें, द बर्ड फ्लाई
हाई, द बर्ड फ्लू हाई। तो हाई को हम स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी लगा सकते हैं। तो बिगिनिंग में लगाएं या लास्ट में लगाएं, ऐसा अगर एंड में लगाएं या बिगिनिंग में लगाएं तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोलेंगे अजंक्शन फिगर ऑफ स्पीच। इसकी ट्रिक में हमें क्या याद रखना है, सिर्फ ये याद रखना है, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो इसकी मैंने ट्रिक क्या बनाई है कि इसमें जो हमारे आएंगे इसमें जो हमारे आएंगे फ्रेज आ जाएंगे या वर्ड आ जाएंगे। मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। वर्ड को शुरू या अंत दोनों में रख सकते हैं। इसके लिए आपने क्या लिख दिया है, अजंक्शंस में वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड फ्रेज क्लॉज होते हैं, उनको वो डिफिनेशन में लिखी हुई है पूरी बातें। बाकी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वर्ड को शुरू में रखें या अंत में रखें, स्टार्टिंग में रखें या बिगिनिंग में रखें, स्टार्टिंग में रखें या एंड में रखें, दोनों जगह रख सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में जो फिगर ऑफ स्पीच आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, अजंक्शन यानी सहयोजन। अब आते हैं नेक्स्ट पर अपने। देखते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में हमारा है एंटीथेसिस। देखिए एंटीथेसिस में क्या होता है, तो एंटीथेसिस को हम बोलते हैं प्रतिपक्षी। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिपक्षी या विपरीत। ठीक है, तो इस फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिपक्षी या फिर विपरीत। किस तरह, देखते हैं इसकी डिफिनेशन को। एंटीथेसिस मीन्स अपोजिट। एंटीथेसिस मीन्स अपोजिट एंड इट इज यूज्ड as a literary device to put two contrasting ideas together. This emphasizes the differences between two ideas and adds interest to writing. मतलब समझ गया कि इसमें क्या होता है, प्रतिपक्षी जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, विपरीत या दो विपरीत विचारों को एक साथ रखने के लिए, एक साहित्य उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, दो विचारधाराओं को एक साथ रखने के लिए एक उपकरण की तरह से ये प्रयोग किया जाता है और यह दो विचारों के बीच अंतर पर जोर देता है, और जो लेखन होती है उसमें रुचि जोड़ता है, उसमें वो इंटरेस्ट ऐड करता है, यानी कि वो विचारों के बीच जो अंतर को जोड़ देता है। तो ऐसे को क्या बोलेंगे, एंटीथेसिस। तो एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आप समझ गए होंगे। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिपक्षी, और इसका अर्थ होता है प्रतिपक्षी का दो विपरीत विचारों को एक साथ रख कर, ठीक है, एक साथ रखने के लिए ये क्या करता है, एंटीथेसिस एक उपकरण का कार्य करता है और दोनों विचारों के बीच जो अंतर होता है उस पर जोर देता है, और उनके जिससे क्या होता है, जोर देता है और लेखन में रुचि को जोड़ता है और लेखन में रुचि को बढ़ाता है। तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोलेंगे, एंटीथेसिस, जिसमें दो विपरीत विचारों से क्या हो, इंटरेस्ट पैदा हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, एंटीथेसिस। देखिए क्या है, एग्जाम्पल में देखते हैं, डे एंड नाइट दोनों विपरीत हैं, लेकिन क्या है, डे के साथ नाइट बोलने में क्या होता है, एक फ्रेज अच्छा सा बन जाता है, एक इंटरेस्टिंग लगता है कि डे एंड नाइट, पूरा कंप्लीटली क्या बोलेंगे हम, डे एंड नाइट दोनों विपरीत हैं। देखते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, स्नो वाइट एंड द विग्ड विज्ड। यानी कि देखिए किस तरह इन्होंने इसको बताया है कि स्नो वाइट और दुष्ट चुड़ैल। तो ये देखिए दोनों क्या है, विपरीत है। एक तरफ स्नो वाइट है, अच्छी है, और एक क्या है, दुष्ट चुड़ैल। लेकिन दोनों से क्या होता है, कहानी में दोनों के आ जाने से क्या होता है, कहानी क्या होती है, इंटरेस्टिंग आ जाती है। दोनों कैरेक्टर दोनों विपरीत हैं, दोनों के कैरेक्टर क्या है, एक सीधी है और एक क्या है, दुष्ट है, लेकिन दोनों के आ जाने से क्या होता है, कैरेक्टर जो इंटरेस्ट हो जाता है इस सेंटेंस में।
नेक्स्ट देखते हैं, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, ये क्या है, यह सबसे अच्छा समय है। और नेक्स्ट क्या है, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, और ये सबसे बेकार टाइम है। तो देखिए दोनों विरोधाभास हैं, दोनों में क्या है, विपरीत चीज़ें हैं, लेकिन दोनों के एक साथ आ जाने से क्या होता है, इंटरेस्ट होता है इसमें। बेटर टू, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बेटर टू रेन इन हेल देन मोर सर्व इन हेवन। कह रहे हैं कि बेटर टू रेन इन हेल, ठीक है, कह रहे हैं कि स्वर्ग में शासन करना अच्छा है, देन मोर सर्व इन हेवन, यानी कि स्वर्ग में सेवा करने से, स्वर्ग में सेवा करने से अच्छा है कि नरक में राज्य करें। तो ये देखिए दोनों, स्वर्ग और नरक दोनों विपरीत चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने इसको लिखा है उससे क्या होता है, एक इंटरेस्ट बनता है दोनों बातों को मिलाने से। तो जहाँ भी ऐसी चीज़ें आए, दोनों के दोनों विपरीत गुणों को दिया गया हो, उनको क्या किया जाए और बताया जाए, जिनको से क्या हो, थोड़ा सा इंटरेस्ट ऐड हो जाए, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एंटीथेसिस हो जाएगा। आते हैं, तो इसमें हम बस केवल शॉर्ट कट में लिख लेंगे कि क्या हो जाएगा, इसमें विपरीत चीज़ों के बारे में आपको एक बताया जाएगा कि क्या होगा, विपरीत चीज़ों को बताया जाएगा, आप इतना याद रखेंगे। तो ट्रिक हम इसकी बना लेंगे, यहाँ पर मैं ट्रिक इसकी लिख दे रहा हूँ समझने के लिए। क्या हो जाएगा, दो विपरीत विचारों पर जोर दिया जाता है। दो विपरीत विचारों पर जोर दिया जाता है, जिसके कारण रुचि उत्पन्न होती है, या जिसके कारण रुचि उत्पन्न होती है। बस ये आप लोग याद रखेंगे कि दो विपरीत विचारधाराओं पर जोर दिया जाता है और जिसके कारण से एक रुचि उत्पन्न होती है, थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें से इंक्लूड हो जाता है, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट पर। देखिए आते हैं अपने नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच में। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हमारा है एसनेंस। एसनेंस में होता है स्वरावृत्ति। इसका मतलब क्या होता है, स्वरावृत्ति। स्वरावृत्ति माने होता है स्वरों की, यानी कि वॉवेल्स की क्या होगी, यहाँ वॉवेल्स को बार बार रिपीट किया जाए, केवल वॉवेल्स की, ठीक है। कोई रिपीट होने वाली चीज़ें कई बार हो चुकी हैं, तो मगर सब में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। तो इसमें किस चीज़ की होगी, स्वरों की आवृत्ति होगी, तो इसी का नाम पड़ गया है स्वरावृत्ति, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे एसनेंस। एसनेंस फिगर ऑफ स्पीच का हिंदी मतलब क्या होता है, स्वरावृत्ति, स्वरों की आवृत्ति होती है। देखते हैं इसकी डिफिनेशन। एसनेंस इज द रेपिटेशंस ऑफ वॉवेल साउंड इन वर्ड दैट आर क्लोज टुगेदर। वो क्या होंगे, दोनों में जो रिपीट होंगे वॉवेल, वो क्या होंगे, बहुत ही क्लोज होंगे, ठीक है, आपस में सब जुड़े होंगे। अब आते हैं इसके तो आप इसके ट्रिक में यही लिख सकते हैं, क्या होंगे, स्वरों की रिपीट होंगे, स्वर क्या होंगे, बार बार दोहराए जाएंगे। तो ट्रिक में आप इतना लिख लीजिए, स्वरों की पुनरावृत्ति होगी, स्वरों की पुनरावृत्ति होगी, बस इतना आप लोग लिख लीजिएंगे, स्वरों की पुनरावृत्ति। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल में, किस तरह स्वरों की पुनरावृत्ति होगी ये हम लोग देखते हैं। देखिए, फॉर द रेयर एंड रेडियंट मैडन, वो क्या है, फॉर द रेयर एंड रेडियंट मैडन। देखिए रेयर में भी ए, मैंने यहाँ स्टार्टिंग में ए लिख दिया है, इसमें किस वॉवेल की पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रही है, ए वॉवेल की। देखिए रेयर में भी, रेडियंट में भी और मैडन में भी, तो तीनों में लगातार क्या आया है, और तीनों आपस में क्लोज भी हैं, ठीक है ना, तीनों का आपस में संबंध भी है, बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे, सब क्या है, क्लोजली रिलेटेड हैं। तो तीनों वर्ड किसको बताया गया है, रेयर, रेडियंट एंड मैडन बताया गया है। क्या बताया गया है कि उस दुर्लभ और दीप्तिमान युवती के लिए, ठीक है ना, whom the angels named लेनोर। तो यहाँ पे देखिए
कि फॉर द रेयर एंड रेडियंट मैडन। तो यहाँ पे जो इसका हिंदी मतलब भी मैं बता दूं ताकि आपको समझ में आए तीनों वर्ड किस तरह क्लोजली रिलेटेड है। कि उस दुर्लभ, रेयर मीन्स क्या होता है दुर्लभ, और रेडियंट मीन्स दीप्तमान। तो उस दुर्लभ और दीप्तिमान युवती के लिए स्वर्गदूतों ने लेनोर नाम दिया है, स्वर्गदूतों ने उसका लेनोर नाम दिया है। तो ये देख लीजिए आप में, तो ये जो लेनोर नाम दिया गया है किसको दिया गया है, उस युवती को दिया गया है। मैडन मीन्स क्या होता है कुमारी महिला। तो यहाँ रेयर, रेडियंट और मैडन ये तीनों वर्ड आपस में क्लोजली रिलेटेड है और तीनों में ए यानी कि ए वॉवेल जो है आपका रिपीट हुआ है। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है देयर फॉर ऑल सीजन्स सेल बी स्वीट टू दी। तो इसमें देखिए ई वर्ड का कई बार रेपिटेशन हुआ है। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं किस तरह लिखा, अतः सभी ऋतुएं तुम्हें मीठी लगेंगी, अतः तुम्हें सभी ऋतुएं मीठी लगेंगी। तो देखिए यहाँ पे सीजन में भी देखिए ई आया है, ठीक है, और तुम्हें में भी देखिए डबल टी आया है तुम्हें के लिए, स्वीट के लिए भी तुम्हारा ई आया है। तो सीजन, स्वीट और ये तुम्हें, ये तीन वर्ड आपस में क्या है क्लोजली रिलेटेड है और सभी में क्या आया है ई आया है। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, हमारा एग्जाम्पल है फ्रॉम व्हाट। क्या लिखा हुआ है इसमें, फ्रॉम व्हाट, ये देखिए थोड़ा सा पसीने से मिटल गया है। आते हैं नेक्स्ट, तो लिखा है और हेयर नहीं, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कह रहा है मैंने सभी मैं फ्रॉम व्हाट, तो यहाँ पे बता रहा है राइटर, हाँ बता रहा है कि और फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मैंने सभी स्वादों का मतलब कि मैंने सभी चीज़ों का स्वाद लिया है। आई होल्ड विद दोज, और मैं उन लोगों के साथ हूँ, मैं उन लोगों के साथ हूँ हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में हैं, मैं उनके साथ हूँ जो आग के पक्ष, मैंने सभी का स्वाद लिया है, सभी चीज़ों का स्वाद ले चुका हूँ और मैं उनके साथ हूँ जो आग अग्नि के पक्ष में हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए आई वर्ड का रिपीट हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है आई का रिपीटेशन हुआ है, एक बार किस में यहाँ पे आया है आई आपका, एक बार आई यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, ठीक है ना। तो आई जो है आपस में क्या है क्लोजली रिलेटेड है, यहाँ पे है। तो नेक्स्ट में आ जाते हैं, और यहाँ देखिए फायर में भी आई है। नेक्स्ट में आ जाते हैं और हियर ओल्ड ट्रीटन ब्लू हिज द व्रेचल्स हर। तो नेक्स्ट में आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि, तो इसमें देखिए ओ वर्ड का रेपिटेशन हुआ है। तो इसमें ये बताया है कि वृद्ध टाइटन को अपनी पुष्पांजलि सींग को फूंकते हुए सुने। क्या बताया गया है, क्या है ओल्ड ओल्ड टाइटन को, और ये लिखा है व्रेथर्ड, व्रेथर्ड माने क्या होता है पुष्पांजलि, और ये क्या है आपका है हॉर्न, HORN है, ये यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला लिख गया है। तो यहाँ पे आप इसको क्या समझ लीजिए हॉर्न, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ HORN हॉर्न, ठीक है। तो बूढ़े टाइटन तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं बूढ़े टाइटन को अपनी पुष्पांजलि सींग को फूंकते हुए सुना। तो यहाँ पे ओ वर्ड का रेपिटेशन हुआ है और आ गया है, ठीक है, ओल्ड आ गया है, टाइटन में ओल्ड आया है। देखिए ये ओल्ड क्या है, ओल्ड माने बूढ़ा, और टाइटन व्यक्ति है, ठीक है ना, और हार्न क्या है उसकी सींगें हैं। तो यहाँ तीनों चीज़ें आपस में क्या है क्लोजली रिलेटेड है और ये वर्ड बार बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे क्या है आपका ये फिगर ऑफ स्पीच है, ओ वर्ड का रेपिटेशन हुआ। अब देखते हैं यू वाला, अनसर्टेन रस्टलिंग्स ऑफ ईच पर्पल कर्टन। इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में देखते हैं, क्या बताया गया है,
प्रत्येक बैंगनी पर्दों की अनिश्चित सरसराहट, प्रत्येक बैंगनी पर्दे की अनिश्चित सरसराहट। तो यहाँ देखिए अनिश्चित में यू आया है, ठीक है, और पर्पल में यू आया है कर्टल में। तो यहाँ देखिए और रस्टलिंग में भी आया है, ठीक है। तो तीनों में क्या है, आपस में तीनों ये क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि क्या है, प्रत्येक बैंगनी पर्दे की अनिश्चित सरसराहट, प्रत्येक बैंगनी पर्दों की, देखिए प्रत्येक बैंगनी पर्दा, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये बैंगनी पर्दा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, रस्टलिंग माने सरसराहट, अनिश्चित सरसराहट, ये आपस में क्लोजली रिलेटेड है। तो यहाँ पे यू की यानी कि यू वॉवेल की रेपिटेशन हुई है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आपका फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा एसनेंस। तो एसनेंस फिगर ऑफ स्पीच है। इससे हमने ये सीखा है कि यहाँ पे क्या होता है, वॉवेल की रेपिटेशन होती है, यानी कि स्वरों की पुनरावृत्ति होती है। तो इस तरह ये हमारा एसनेंस फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट हुआ। आते हैं अपने नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर। तो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारी काई एजमस। तो देखिए काई एजमस में को हम हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम माने क्या होता है, उल्टा, यानी उसको उल्टे क्रम में, रिवर्स ऑर्डर में भी लगा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को क्या हम बोलेंगे, काई एजमस फिगर ऑफ स्पीच। क्या होता है, आते हैं इसके डिफिनेशन को और एक्सप्लेन करते हैं। अ वर्बल पैटर्न इन विच द सेकेंड हाफ ऑफ एन expressions is balanced against the first but with the parts reversed। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह एक क्या होता है, मौखिक पैटर्न है। ये क्या होता है, अगर इसकी बात करें हिंदी में, तो मैं इसको हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा डिटेल में। तो ये क्या होता है, यह एक मौखिक पैटर्न होता है जिसमें एक जो हमारी अभिव्यक्ति होती है, जिसमें एक अभिव्यक्ति का दूसरे भाग पहले के मुकाबले संतुलित होता है, जिसमें का जो पहली वाली अभिव्यक्ति होती है उसका दूसरा भाग पहले के मुकाबले संतुलित होता है, लेकिन दोनों भागों को उलट दिया जाता है, यानी कि दोनों जो भाग होंगे, दोनों पार्ट होंगे, उनको क्या कर देंगे, उल्टा कर देते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। देखिए किस तरह इसका नाम पड़ा है व्युत्क्रम, यानी कि जो पहले भाग की व्यक्ति होगी वो दूसरे भाग में उसको पलट के लिख सकते हैं। कैसे, पहले भाग को दूसरे भाग में उलट के कैसे लिख सकते हैं, आप देखें बाय एग्जांपल। इसको लिखा है यू फॉरगेट व्हाट यू वांट टू रिमेंबर। एंड अब देखिए एंड से दूसरा स्टार्ट हो रहा है, यू रिमेंबर। अब देखिए यू रिमेंबर जो पीछे था वो क्या कर दिया, मैंने उलट के आगे कर दिया है। यू रिमेंबर व्हाट यू वांट। तो देखिए व्हाट यू वांट को क्या कर दिया है, इस तरह इन्होंने व्हाट यू वांट टू फॉरगेट। समझ में आ गया होगा। यू फॉरगेट, देखिए ये स्टार्टिंग में लिखा है यू फॉरगेट व्हाट यू वांट टू रिमेंबर। तो यहाँ पे देखिए यू रिमेंबर आगे कर दिया, यू रिमेंबर व्हाट यू वांट टू फॉरगेट ये पीछे कर दिया गया है। तो इस तरह इस सेंटेंस को क्या कर दिया जाता है, संतुलित कर दिया जाता है। जब भी ऐसी चीज़ें आएंगी उनको हम क्या कर देंगे, उलट देंगे। इसका मतलब क्या है, अगर हिंदी में इसका मीन्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल की भी हिंदी में समझिए। आप वह भूल जाते हैं जिसे आप याद रखना चाहते हैं, और आपको वह याद रहता है जिसे आप भूलना चाहते हैं। तो इस तरह देखिए सेंटेंस को पलट के कह दिया गया, तो सेंटेंस क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आप वह भूल जाते हैं जिसे आप याद रखना चाहते हैं, और पलटा तो क्या हो गया है, और आपको वह याद रहता है जिसे आप भूलना चाहते हैं। तो सेंटेंस का उलट देने से क्या हो जाता है, सेंटेंस क्या हो जाता है, बैलेंस में आ जाता है। तो देख लिया, इस तरह का जब भी कोई सेंटेंस आए रिवर्स ऑर्डर में करके उस सेंटेंस को बैलेंस किया जाएगा तो वो आपका व्युत्क्रम फिगर अलंकार होगा आपका। आते हैं एक और एग्जांपल इसका देखते हैं। लिखा है नाइस टू सी यू। तो देखिए इसको उलट कर दिया गया है, टू सी यू नाइस, यानी कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो पलट के इसको क्या कर दिया है, आपको अच्छा देखने के लिए, ठीक है, आपको अच्छा देखने के लिए।
तो दोनों बातें थी। पहले में क्या था, नाइस टू सी यू, यानी आपसे मिलकर अच्छा लगा, पहले वाले में ये कहा गया है। दूसरे वाले में उलट के उसको क्या कहा गया है, आपको अच्छा देखने के लिए, आपको अच्छा देखने के लिए। तो यहाँ इस तरह दोनों सेंटेंस को इस तरह जब भी आएगा तो आप इस फिगर ऑफ स्पीच को पहचान सकते हैं। काई एजमस, ये क्या है, काई एजमस। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है क्लाइमैक्स। देखिए क्लाइमैक्स में क्या होता है, उत्कर्ष। इसमें भी किसी भी क्वालिटी को क्या होता है, यानी कि उसके इंक्रीजिंग आर्डर में रखा जाता है। उसकी क्वालिटी को किस तरह रखा जाता है, इंक्रीजिंग आर्डर, पहले छोटी क्वालिटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो उनकी क्वालिटियों को हम किस आर्डर में रखेंगे, इंक्रीजिंग आर्डर में। अब देखते हैं इसके डिफिनेशन को। तो इसके पहले वाले में मैंने शायद आपको ट्रिक नहीं बताई थी, तो ट्रिक में बताना क्या है, आपको समझ में तो आ ही गया था, बस इसको एक शॉर्टकट में लिख लेना है। क्या करते हैं, सेंटेंस को किस तरह रखेंगे, व्युत्क्रम यानी उल्टा करके लिख लेंगे, ठीक है ना। दूसरे सेंटेंस को उल्टे क्रम में रखते हैं, दूसरे सेंटेंस को उल्टे क्रम में रखते हैं, ठीक है ना। इस तरह उसके बैलेंसिंग आप बन जाएगी। अब आ जाते हैं क्लाइमैक्स में। तो क्लाइमैक्स में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसमें क्या होता है कि एक इंक्रीजिंग क्वालिटी को किस तरह इंक्रीजिंग आर्डर में रखा जाएगा। क्लाइमैक्स रिफर्स टू अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स, फ्रेजेज और क्लॉजेज आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस। जो उसके महत्व होंगे उसको बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। क्या लिखा है, लेट अ मैन एक्नॉलेज्ड हिज ऑब्लाइजेशंस टू हिमसेल्फ, हिज फैमिली, हिज कंट्री एंड हिज गॉड, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें क्या बताया गया है, इसकी हिंदी को समझें किस तरह उसको रखा गया है। एक व्यक्ति को अपने परिवार, अपने देश और अपने ईश्वर के प्रति अपने दायित्वों को स्वीकार करने थे। तो देखिए किस तरह स्वीकार, क्या क्या स्वीकार करने थे। तो पहले क्या है, एक व्यक्ति को अपने परिवार को पहले ऑब्लाइजेशन टू हिमसेल्फ, तो पहले अपने आप को, अपने परिवार को और अपने देश को और अपने ईश्वर के प्रति दायित्वों को स्वीकार करने दें। तो देखिए उसके दायित्वों को धीमे धीमे बढ़ाया गया है। पहले स्वयं से बड़ा क्या हो गया, उसकी फैमिली हो गई, और फैमिली से बड़ा क्या हो गया उसके लिए इंपॉर्टेंस, उसका देश हो गया, देश के आगे क्या बढ़ गए, गॉड पे आ गए। तो इस तरह उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है। आते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन यू स्टेप आउट। When you step out into the jungle, there was 3 things that you need to be aware of: the time of the day, you, whereabout and wild animals। मतलब समझे कि इसमें क्या बताया गया है, जब आप जंगल में कदम रखते हैं तो आपके लिए तीन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जब आप जंगल में कदम रखते हैं तो आपको 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए 3 चीज़ों को वो किस क्रम में रख रहा है, ये आपके लिए देखना है, ठीक है ना। सबसे पहला क्या है कि आपको समय का पता होना चाहिए, ठीक है, आपको समय का पता होना चाहिए। और आपका ठिकाना क्या है, यानी कि आप कहाँ पर हैं, वो स्थान पता होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे जंगली जानवर। तो क्या पता होना चाहिए, आप वो समय क्या है, स्थान क्या है और जंगली जानवर कहाँ पे हैं। 3 चीज़ें। देखिए सबसे कम क्या इंपॉर्टेंट है, टाइम, और टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप किस स्थान पर है, दूसरा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जंगली जानवर वहाँ पे कौन कौन से हैं, कहाँ पे हैं। तो ठीक है ना। तो देखिए किस क्रम में उसके इन तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ों को बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हुआ है। आते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ uncomplicated, upright, strict, austere and the inspirational। तो यहाँ देखना है इसमें क्या बताया इन्होंने कि वह एक सरल, अनकॉम्प्लिकेटेड में क्या होता है, सरल, तो वो क्या है, सरल। अपराइट मीन्स ईमानदार, स्ट्रिक्ट मीन्स सख्त,
और ऑस्टर्स मीन्स क्या होता है, तपस्वी, और इनस्पायरल मीन्स क्या होता है, प्रेरणादायी है। तो देखिए तीनों ही क्वालिटियों को किस क्रम में रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है। तो इस तरह हमारा क्लाइमेक्स, इसको बोलते हैं चरमोत्कर्ष भी बोलते हैं, उत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, ठीक है। इस तरह इसको क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच हमारा हो गया। तो इसमें किस क्रम में रखेंगे, उसकी क्वालिटी को बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। बस इतना आप लोग ट्रिक में आप समझ लीजिए कि क्लाइमेक्स में क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। गुणों को, क्वालिटी को, कुछ भी जो दिया होगा उसको हम किस क्रम में रखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। आते हैं आज का अपना, ये लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है और बाकी की फिगर ऑफ स्पीच मैं आपको थर्ड पार्ट में पढ़ाऊँगा। तो आते हैं आपका आज का लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारा एपग्राम। देखिए एपग्राम को क्या बोलते हैं, सूक्ति या सुभाषित, सूक्ति या सुभाषित अलंकार, एपग्राम। देखते हैं एपग्राम में क्या है, किस तरह की सूक्ति है। लिखा है एन एपिग्राम रिफर्स टू अ कंसाइंस विटी मेमोरेबल्स एंड द समटाइम्स सरप्राइजिंग्स और द सैटिरिकल्स स्टेटमेंट्स। इस तरह से मतलब कि इसका क्या है, मैं आपको बताता हूँ इसको हिंदी में, कि एपिग्राम एक संक्षिप्त, मजाकिया और यादगार। इसमें क्या होगा, कोई चीज़ आपको कैसी दी हो गई होगी, एक संक्षिप्त, मजाकिया, यादगार और कभी कभी आश्चर्यजनक स्टेटमेंट को संदर्भित करता है। किन चीज़ों को बताया जाएगा, उसके स्टेटमेंट कैसे होंगे, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके स्टेटमेंट कैसे होंगे, संक्षिप्त, मजाकिया, यादगार और कभी कभी कैसे हो सकते हैं, आश्चर्यजनक हो सकते हैं। इन चीज़ों को हम लोग बता सकते हैं। तो देखिए मैंने इसके लिए ट्रिक बनाई है यहाँ पर कि आपको क्या याद रखना होगा वहाँ पर, कि कैसा होना चाहिए स्टेटमेंट, जो आपके जो वहाँ पे स्टेटमेंट होंगे वो स्टेटमेंट उसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, संक्षिप्त हो, फिर उसके बाद कैसा हो, मजाकिया हो, और कैसा हो, यादगार हो, ठीक है, और कैसा हो सकता है, आश्चर्यजनक। कभी कभी कैसा हो सकता है, आश्चर्यजनक। ये चीज़ें आपको पाई जा रही हैं तो आप कह सकते हैं कि यह एपिग्राम है। अब आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका पहला क्या है, द मोर करप्ट स्टेट द मोर इनम्बरस द लॉज। कहने का मतलब क्या है, राज्य जितना अधिक भ्रष्ट होगा उतने ही अधिक कानून होंगे, जितने अधिक कानून होंगे उतना ही राज्य भ्रष्ट होगा। तो ये चीज़ है पहला। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या लिखा है, आर्गूमेंट्स आर टू बी अवॉइडेड दे आर ऑलवेज द वुल्गर्स एंड ऑफन द कन्विंसिंग्स। इसमें वाद विवाद से बचना चाहिए। इसका मतलब क्या है, वाद विवाद से बचना चाहिए, वाद विवाद से बचना चाहिए कि वे हमेशा अश्लीलता और अक्सर कह रहे हैं अभ्यस्त, हमेशा कैसे होते हैं, अभ्यस्त होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इसको बताया गया है कि वाद विवाद से बचना चाहिए कि वो हमेशा क्या, ज़्यादा वाद विवाद करेंगे तो क्या होगी, अश्लीलता हो जाएगी, ठीक है ना। और अक्सर कैसे होंगे, उसमें समझौता ही होता है, कन्विंसिंग अक्सर क्या हो जाता है, समझौता ही बाद में करना चाहिए, तो लड़ाई झगड़ा ना करें। अगला देख देते हैं, आई कैन रेसिस्ट एवरीथिंग्स बट द टेम्पटेशन। तो कहना है कि लोभ के अलावा मुझे हर चीज़ से क्या है, परहेज है, मैं हर चीज़ का विरोध करता हूँ लोभ के अलावा। तो देखिए थोड़ा मजाकिया अंदाज लग रहा है कि नहीं, कह रहा मुझे हर चीज़ का मैं विरोध करता हूँ लोभ के अलावा, लालच के अलावा मैं हर चीज़ का विरोध करता हूँ। तो देखिए हर चीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये जो मैंने आपको बताया है संक्षिप्त या मजाकिया, यादगार, आश्चर्यजनक चीज़ें आ जाएंगी। जैसे पहले वाले में देखिए जितने ज़्यादा कानून होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगा, राष्ट्र करप्ट होगा। तो इस तरह चीज़ें इसमें बताई जाएंगी, तो आप तुरंत पढ़ जाएंगे एपिग्राम, ये फिगर ऑफ स्पीच है, इस तरह चीज़ें। तो गाइज आज मैंने आपको काफ़ी फिगर ऑफ स्पीच करा दिया है और बचे हुए फिगर ऑफ स्पीच मैं फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट 3 बनाऊंगा, उसमें पूरा कंप्लीट कर दूंगा फिगर ऑफ स्पीच। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक कि आप इनकी प्रैक्टिस करें क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू गाइस।